देखिए बेटा, जो हम एडियाबैटिक आइसोथर्मल हमने पढ़ लिया, अब हम अगला जो प्रोसेस देख रहे हैं वो एडियाबैटिक, और मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था यही दो प्रोसेस हैं जो सबसे जरूरी है, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जब एक एडियाबैटिक प्रोसेस की आप बात करते हो तो सबसे पहले यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम नहीं। इस प्रोसेस में ये होता है कि हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो होती है, मतलब कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी सराउंडिंग के साथ, मतलब हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग जीरो होती है। ठीक है, हीट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग जीरो, मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब ये क्यू जीरो है, ना तो हीट सिस्टम से बाहर आएगी और ना हीट अंदर जाएगी। समझ गए, ना बाहर आ सकती है ना अंदर जाए। यहाँ प्रेशर चेंज होगा हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा हाँ, टेम्परेचर चेंज होगा हाँ, हर चीज चेंज हो सकती है, बस बस क्या नहीं होगा, हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ठीक है, अब अगर हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो है तो इसमें अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम इसमें लगाएं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, और फिर देखते हैं कि अगर एक एडियाबैटिक प्रोसेस है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे बिहेव करेगा। वी हैव टू सी दिस थिंग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो क्यू है वो डब्ल्यू प्लस डेल यू होता है। ठीक है, अब अगर थर्मो कौन सा प्रोसेस है ये, तो यहाँ क्यू जीरो होता है, तो यहाँ पर जो डेल यू है वो माइनस टाइम्स डब्ल्यू होगा। मतलब यहाँ पर वर्क डन तो होता है, लेकिन जो वर्क डन है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब समझिए, मतलब हम हमेशा ये अगर सोचें कि सिर्फ हीट सप्लाई होगी जब ही वर्क डन होगा, तो ये हमारा सोचना गलत है। देखो, जैसे अगर हम 10 दिन खाना ना खाएं तो हम क्या वर्क डन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी होती है ना, आंतरिक ऊर्जा खर्च हो जाती है हमारी और वर्क डन हो जाता है, जो आप कहते हैं ना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर भी है, इंटरनल एनर्जी है गैस की, तो अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, हीट बाहर से नहीं आ रही है, तो एक्सपेंड हो सकती है। 10 जूल अगर वर्क डन हुआ तो 10 जूल इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। हमने गैस को दबा दिया, गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, 10 जूल बढ़ गई, तो 10 जूल कहां से बढ़ गई, जितना हमने वर्क डन किया उतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ चुकी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी बढ़ सकती है और घट सकती है जिससे वर्क डन है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव वर्क डन के बराबर होता। अब यहाँ से दो चीजें समझिए, अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा, अगर वर्क डन क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। देखिए, अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब फाइनल नेगेटिव कब होती, फाइनल माइनस इनिशियल होता है इंटरनल एनर्जी, मतलब इनिशियल ज्यादा थी फाइनल कम है, घट गई ना, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज है, स्वाभाविक है। वर्क डन पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन कौन कर रहा है, गैस कर रही है अपनी इंटरनल एनर्जी खर्च करके। समझ में आ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ वर्क डन क्या है, नेगेटिव, आपने किया ऑन द सिस्टम नेगेटिव वर्क डन, गैस कंप्रेस हुई, आपने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस केस में डेल्यू क्या होगा, प्लस होगा। डेल्यू प्लस मतलब इनिशियल फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम थी, बढ़ गई ना, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है, होगा। मैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको बताऊं कि रियलिटी में का एक थर्मस फ्लास्क होता है, कोशिश ये रहती है कि हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो, वो एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन वहां ऐसा हो सकता है, वो एक समवॉट एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ गए। अब देखो, ये देखने के बाद एडियाबैटिक प्रोसेस में अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के देख लिया कि क्या होता है। इसके बाद हम इसे बहुत सी परफेक्टली एडियाबैटिक कब होगा, जैसे हमने परफेक्टली आइसोथर्मल देखा था, ऐसे हम देखेंगे परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस कब होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट हेडिंग, व्हेन द सिस्टम इज परफेक्टली एडियाबैटिक। जब हम परफेक्टली एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने परफेक्टली आइसोथर्मल की बात की थी, तो हम परफेक्टली एडियाबैटिक देखेंगे। कब परफेक्टली एडियाबैटिक होता है, तो यहां दो कंडीशन जरूरी है, दोनों फिलफिल नहीं हो सकती हैं। या तो वॉल्स कैसी कर दो, परफेक्टली कंडक्ट इंसुलेटिंग, जब तो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, मतलब एक ऐसी वॉल बनाई, थर्मस फ्लास्क की वॉल ऐसी बनाई परफेक्टली इंसुलेटिंग, मतलब अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे चाय रखी है तो एक साल बाद भी 50 डिग्री सेल्सियस पे रहेगी, क्योंकि ना तो हीट बाहर जा पाएगी ना अंदर आ पाएगी। तो इज इट पॉसिबल इन रियलिटी टू हैव द वॉल्स परफेक्टली इंसुलेटिंग, नो। तो परफेक्टली इंसुलेटिंग नॉट पॉसिबल। या दूसरा तरीका यह है कि आप किसी प्रोसेस को कैसे करो,
if the process is done infinitely fastly, if the process is done infinitely fast, तो भी infinitely fast मैं बताता हूं प्रैक्टिकल केस सुनो। एक कोई इंसान आया 10 पे पावर माइनस सेकंड 6 सेकंड में आया, तुमने चांटा दिया और भाग गया, तुम कुछ कर पाए? तुम जब तक तुम्हें पता चला जब तक तो खेल ही हो गया। वही हो रहा है, हीट एक्सचेंज करने का तुम्हें समय मिला, तुम्हें उसका हाथ पकड़ने का समय मिला, हीट एक्सचेंज तुम उसके साथ कर पाए? नहीं, हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग क्या है? जीरो। मतलब अगर गैस एकदम झटके से एक्सपेंड या झटके से कंप्रेस हुई, तो जो गैस थी वो हीट एक्सचेंज करना चाह रही थी सराउंडिंग के साथ, लेकिन एकदम झटके से एक्सपेंड हो गई, उसे समय ही नहीं मिला हीट एक्सचेंज करने का सराउंडिंग के साथ। समझ गए ना? जैसे सबसे अच्छा इसका एग्जांपल बताता हूं। एक जब हमारी गाड़ी का टायर बस्ट होता है, ट्यूब बस्ट होता है, तो वो जो आसपास की हवा है वो ठंडी हो जाती है जब बस्ट होता है। उसका रीजन सुनो। गैस भरी थी उसमें, कंप्रेस गैस थी, जैसी टायर फटा गैस एक्सपेंड हुई, तो वर्क डन बाय द गैस। हाँ, वर्क डन बाय द गैस, गैस एक्सपेंड हुई, गैस एक्सपेंड हुई मतलब ये वाला केस। हाँ, गैस की इंटरनल एनर्जी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? गैस की इंटरनल एनर्जी घट गई मतलब गैस ठंडी हो गई। अब आपको सर जो और एयर है उसके साथ हीट एक्सचेंज कर ले, लेकिन कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाई? क्यों? क्योंकि इतनी इनफाइनाइटली फास्टली प्रोसेस हुआ। मतलब जरूरी नहीं है कि जब वॉल्स हो जब भी आपका परफेक्टली एडियाबैटिक हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो, बिना वॉल्स के भी एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? हाँ, क्लियर है? ठीक है। थर्मस फ्लास्क के एग्जांपल देख लो। थर्मस फ्लास्क में लिक्विड भर के शेक करते रहो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना? अब अगली चीज, प्रोसेस देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? हाँ, अब जैसे आइसोथर्मल में देखा था किस लॉ को फॉलो करती है, तो अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस देखें तो इट फॉलोज पॉइजन्स लॉ। किसको फॉलो करती है बेटा? ये पॉइजन्स लॉ को फॉलो करती है। अब आप कहेंगे ये पॉइजन्स लॉ क्या है, मैं बताता हूं। ये कहता है पी वी पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन है, और एडियाबैटिक की इक्वेशन पी वी पे पार गामा है। अब आप कहोगे गामा क्या होता है? याद करो, मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ाई थी, सी। बेटा दो तरह की सी होती है गैसेस की, सीपी और सीवी, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में। और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा फिर उसकी मोलर स्पेसिफिक हीट निकाली, सीवी। प्रेशर कांस्टेंट रखा फिर निकाली, सीपी। और एक चीज और याद रखना, सीपी सीवी से बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? आर टाइम्स। व्हाट इज आर? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पता है ये? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में जो आर आता है, दैट इज दिस इज आर। ठीक है, अभी आपको इसको केटीजी में पढ़ाऊंगा मैं, व्हाट इज आर। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है ये बेटा? यूनिवर्सल, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी याद रख लो फिजिक्स में। एक तो होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। लेकिन अगर आप यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करें तो हम एक जूल में 1/4.18 कैलोरी होते हैं, तो ये कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अप्रोक्सीमेटली ये 1.99 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसी को अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कह सकते हैं। हाँ या ना? ये हो गया। तो आप चाहे 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कहिए, 1.99 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स कहिए, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये बहुत काम में बार बार आएगा, तो मैंने बता दिया सीपी सीवी से बड़ा होता है। अब ये गामा क्या होता है? गामा इज नथिंग बट सीपी अपॉन सीवी, मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो या स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं इसको। ठीक है, किसी भी गैस का इसकी वैल्यू फिक्स होती है। 3 तरह की गैस होती है हमारे पास, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। हीलियम, नियॉन, मोनो एटॉमिक, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डाई, H2O, O3, पॉली एटॉमिक, CO2, पॉली एटॉमिक, 2 से ज्यादा एटम है। इनकी गामा की वैल्यूज हम निकालेंगे आगे जाके जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाऊंगा। अभी याद रखो, अलग अलग गैस की मोनो एटॉमिक की अलग होती है, सारी मोनो एटॉमिक की गामा सेम होती है, स्पेसिफिक हीट रेशियो कहते हैं। ठीक है ये। लेकिन अब एक चीज सुनो, ये आइसोथर्मल की इक्वेशन आ गई, लेकिन ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में। लेकिन अब एक दूसरी चीज सुनो, जब आप एक एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तीनों चीजें चेंज होती हैं। जब यहाँ तीनों चीजें चेंज होती हैं तो ये सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम में इक्वेशन है, वॉल्यूम टेम्परेचर में भी हो सकती है, प्रेशर टेम्परेचर में भी हो सकती है।
तीनों के फॉर्म में हो सकती है कि नहीं? तो ये सिर्फ किस में निकाली आपने? प्रेशर वॉल्यूम में। अब आपको सर प्रेशर टेम्परेचर में निकाल के दिखाओ, वॉल्यूम टेम्परेचर में निकाल के दिखाओ, निकाल लेंगे। देखो हमेशा याद रखो, आइसोथर्मल क्या है, सॉरी आपका कौन सा सिस्टम है? थर्मोडाइनमिक सिस्टम, मतलब गैस। और गैस भी कौन सी? आइडियल। आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन कभी भी लगाओ, जब मन हो जब लगाओ, तो हम वैसे ही करेंगे। ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में है। अब हम इसी इक्वेशन को, इस लेट दिस इक्वेशन V1 नाउ, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, हम लगाते हैं PV इक्वल्स टू nRT। P हटाते हैं यहाँ से, क्या हटाते हैं? P। तो P का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बोलिए? nRT अपॉन V। इक्वेशन 2 आ गई, 2 को 1 में रख दो, क्या आ जाएगा? nRT अपॉन V, V पे पार गामा, क्या आ गया? कांस्टेंट। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कांस्टेंट, R कांस्टेंट, ये दोनों तो हमेशा कांस्टेंट रहने हैं, तो इसको वहां ले जाओ, क्योंकि T और V में चाहिए, तो T हो जाएगा, V पे पार क्या बचेगा? बेस 1, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, गामा -1, क्या आएगा इस तरफ? कांस्टेंट अपॉन NR। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट डिवाइड बाई कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बन गया फॉर्म? टेम्परेचर वॉल्यूम का फॉर्म क्या आया? T V पे गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। अब तीसरा फॉर्म देखते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम में आ गया, लेट दिस बी इक्वेशन 3। ठीक है, अब फिर से इक्वेशन 2 से अभी किसकी वैल्यू रखी? प्रेशर। अब वॉल्यूम की निकालेंगे। तीसरा काम करते हैं, सुनिए नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या निकालना है? V क्या आएगा? nRT अपॉन P। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। अब V की जगह क्या रख देंगे? nRT अपॉन P रख देंगे, यहाँ क्या बचेगा बोलिए? P। और V की जगह बोलिए क्या आएगा? nRT अपॉन P, पावर क्या है? गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो पावर अलग अलग कर लीजिए, NR एक ही टर्म है, गामा T पे पार गामा डिवाइडेड बाई P पे पार गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये क्लियर है? अब सुनो, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो पावर 1 है, पावर गामा है, तो P पे 1 माइनस गामा, T पे पार गामा, ये बचेगा कि नहीं? अगले पेज पे कर रहा हूं, 1 मिनट देखो यहां क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा? हाँ, क्या आ जाएगा बोलिए? P पे पार 1 माइनस गामा, T पे पार गामा, और NR पे पार गामा, यही है ना, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब P और T चाहिए, बस चाहिए, तो क्या करोगे? कांस्टेंट डिवाइडेड बाई NR पे पार गामा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, कांस्टेंट। क्या आया? अच्छा, तो मैं अभी एक ट्रिक सिखाता हूं, वैसे तो ये भी रिजल्ट है, लेकिन बेटा एक और रिजल्ट निकालेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखो जो गामा है वो 1 से बड़ी होती है, किसी भी गैस की गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो 1 माइनस गामा नहीं लिखा जाता है, गामा -1 कहीं भी तुम्हें 1 माइनस गामा मिलेगा तुम उस पर टूट पड़ना और गामा -1 लिख देना। तो यहां पर भी वैसे तो ये भी फॉर्म है, लेकिन गामा -1 लिखेंगे इसको। कैसे लिखेंगे? A माइनस बी को B माइनस ए करोगे, हाँ, माइनस आ जाएगा, T पे पार गामा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाओगे? डिवाइड में लिख दोगे, आया ना? क्या आ गया? कांस्टेंट, ये आ गया। ठीक है, तो ये याद रखें, ये टेम्परेचर प्रेशर में आ गई, तीनों फॉर्म आ गए। ठीक है, कोई सा भी है। अब सुनो, जैसे हमने आइसोथर्मल का ग्राफ देखा था, पीवी ग्राफ, एडियाबैटिक का पीवी ग्राफ देखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो जब इसका पीवी ग्राफ बनाया तो ये आया। अब दिक्कत है, दिक्कत क्या है? आइसोथर्मल में भी तो पीवी ग्राफ ऐसे ही होता था, एडियाबैटिक का भी ऐसे ही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आइसोथर्मल का है कि यहाँ? लेकिन एक चीज है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर वॉल्यूम तो दिख ही रहा है, समझ गए ना? तो मैं उसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। ये पी सुनो, मैं एक ही पर दोनों के बनाता हूँ, ये और ये दो हैं, एक आइसोथर्मल का एक एडियाबैटिक का है। कौन सा ज्यादा स्टीप है, कौन सा ज्यादा स्लोपी है? 1 के 2, ये के ये ज्यादा स्लोपी है कि ये? बोलो 1 के 2, 1 इज मोर स्लोपी,
हु इज मोर स्लोपी, इंक्लाइंड जो ज्यादा होगा, ये कम इंक्लाइंड है, स्लोपी ज्यादा 1 है, जो ज्यादा स्लोपी है वो एडियाबैटिक है। मतलब एडियाबैटिक कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, समझ गए? कितना होता है वो भी बताता हूं, और आइसोथर्मल का कर्व कम होता है। दोनों के पीवी ग्राफ क्योंकि एक से आते हैं। अब आपको सर आपको कैसे पता, आप स्लोप कैसे निकालते? अगर आप पीवी ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो मतलब वाई अब डेल वाई अपॉन डेल एक्स या डेल पी अपॉन डेल वी या डेल डी पी अपॉन डी वी, स्लोप यही होगा। तो अब सुनो, इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो, लेकिन अभी रिजल्ट बता रहा हूं, फिर बाद में बताऊंगा डेरिवेशन अगर जरूरत पड़ी। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ, इसका आंसर आता है माइनस पी अपॉन वी, और स्लोप ऑफ एडियाबैटिक ग्राफ डीपी अपॉन डीवी, एडियाबैटिक का जब आप करते हैं तो इसका आंसर आता है माइनस गामा पी अपॉन वी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये नई चीज है, और ये इक्वेशन नंबर 2। आप एक काम करो, एडियाबैटिक को आइसोथर्मल से डिवाइड कर दो, किसका स्लोप ज्यादा है अपने आप पता चल जाएगा। तो आप डीपी अपॉन डीवी किसका, एडियाबैटिक, ठीक है, डिवाइडेड बाई डीपी अपॉन डीवी आइसोथर्मल। जवाब क्या होगा, क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो गामा अकेला बचेगा कि नहीं, मतलब एडियाबैटिक का स्लोप आइसोथर्मल से ज्यादा है, कितने टाइम्स, गामा टाइम्स होगा, इसलिए ज्यादा स्लोप ही होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब आपको सर ये ड्राइव हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दो, वहां से आएगा, पीवी पे पावर गामा जो है एडियाबैटिक की उसको डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा आ जाएगा, लेकिन अभी जरूरत है नहीं है इसलिए नहीं करवा रहे हैं, बड़ी जरूरत तो कराएंगे। इतना क्लियर है? सो वी हैव सीन। अब और क्या है, स्लोप देख लिया, हाँ स्लोप देख लिया, इक्वेशन देख ली। अब और क्या किया था आइसोथर्मल में, उसका वर्क डन निकाला था आइसोथर्मल प्रोसेस में, किया था। तो यहां किस में वर्क डन निकालेंगे, जनरलाइज फॉर्मूले से स्पेशलाइज फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज वर्क, और ये 3 नंबर में आएगा। देखो वर्क डन इन आइसोथर्मल या एडियाबैटिक में से, क्योंकि अब देखो हीट इंजन कट चुका है, रेफ्रिजरेटर कट चुका है, तो इनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल एडियाबैटिक का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्मो में है ही ये दो डेरिवेशन मेन देखा जाए, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछा जाता है, समझ रहे हो? कुछ डाउट? वो तो है, वो तो बताएंगे। हाँ, तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन इन कौन से प्रोसेस में कर रहे हैं बेटा वर्क डन, वी आर गोइंग टू वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए कुछ हद तक वैसे ही प्रूव करेंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा डेरिवेशन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, पहले समझ लो फिर लिख तो लोगे। सुनो, शुरुआत वहीं से करेंगे, गैस एक्सपेंड हो रही है, देखो यहाँ भी प्रेशर वेरिएबल है, तो वर्क डन का जनरल फॉर्मूला ये हो गया, वॉल्यूम कहां से कहां है, V1 से V2, कौन सी इक्वेशन नंबर है 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से वो ये प्रेशर हटाना है, प्रेशर वेरिएबल है, तो वहां कैसे हटाया था, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाया था, लेकिन यहां नहीं लगा सकते, क्योंकि एनआरटी अपॉन वी रखोगे तो टी यहाँ कांस्टेंट नहीं है, तो टी बाहर नहीं आ पाएगा, वहां तो टी बाहर आ गया था, यहाँ टी बाहर आ पाएगा, तो नहीं कर सकते। फिर क्या तरीका रहेगा, जब टी बाहर नहीं आ पा रहा तो वहां से नहीं कर सकते, फिर कैसे करेंगे, दूसरा तरीका सुनो, एडियाबैटिक का वर्क डन है तो एडियाबैटिक इक्वेशन भी तो लगा सकते हैं, तो हमें पता है प्रेशर हटाने के लिए हम एडियाबैटिक की इक्वेशन लगाएंगे, पी पे पार गामा क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, बोलो, कांस्टेंट को के मान लूं, यहां से पी की वैल्यू निकालते हैं, पी क्या आएगा यहां से, के अपॉन बी पे पार गामा, ये कर सकते हैं, बोलिए, ये वैल्यू यहां पुट कर दूं, हाँ, तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट इक्वेशन 2 इन, 2 को कहाँ रखेंगे 1 में, क्या आ जाएगा वर्क डन, बोलिए, वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन V1 से V2, P की जगह क्या रख दिया, K अपॉन V पे पार गामा dV, K कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, V पे पार प्लस गामा है ऊपर आके V पे पार माइनस गामा हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म बनाना है। देखिए अगला, तो वर्क डन क्या बचेगा, V1 से V2, के ऊपर है V पे पार माइनस गामा dV, के कांस्टेंट है कहाँ आ जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचा, V1 से V2, B पे पार माइनस गामा, x पे पार n का फॉर्मूला बन गया, x पे पार n dx, x पे पार n+1 अपॉन n+1 लगा सकते हैं,
लगा सकते हैं कि नहीं? इंटीग्रेट कर देते हैं। x क्या है v, n क्या है माइनस गामा, x प्लस एन, n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ है? v1 से v2। बेटा इसको वन माइनस गामा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी स्टेप में लिख दे रहा हूँ मैं वन माइनस गामा। ठीक है, अलग से एक नहीं ले रहा हूँ, और इसको भी मैं वन माइनस गामा। तो क्या लिखूंगा? v पे पार, बोलिए, गामा वन माइनस गामा को गामा माइनस वन लिख, ए सॉरी वन माइनस गामा लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? वन माइनस गामा और वन माइनस गामा, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब एक मिनट देखो, वन माइनस गामा कॉन्स्टेंट है, लिमिट तो v में रखेंगे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वन माइनस गामा बाहर ले लीजिए, और v पे पार वन माइनस गामा, लिमिट v1 से v2। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, लेकिन यहाँ एक चीज है, चलो लिमिट रखने के बाद करेंगे वो। बेटा मैंने आपको बताया था जब कभी भी गामा की वैल्यू जो वन से बड़ी है तो वन माइनस गामा निगेटिव होगा, इसलिए गामा माइनस वन बना लो। ना बनाओ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बना लोगे तो ज्यादा अच्छा। तो एक काम करते हैं, पहले लिमिट रखते हैं फिर करते हैं वो काम। ठीक है, अगला आइए, वर्क डन क्या हो जाएगा? k अपॉन वन माइनस गामा, इसमें अपर लिमिट रखते हैं तो v2 रखेंगे माइनस v1 रखेंगे, हाँ या ना? तो क्या होगा बोलिए? v2 वन माइनस गामा माइनस v1 वन माइनस गामा, ये हो गया। अब करते हैं गाम वन माइनस गामा को गामा माइनस वन, a माइनस बी को b माइनस ए करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहां माइनस ले लिया, हाँ यहाँ पे भी माइनस ले लिया, और यहां भी माइनस ले लिया। ठीक है, हो गया। अब माइनस को हटाना है, तो देखो पहले ये माइनस वन अपॉन कर देंगे तो हट जाएगा, बोलिए हट जाएगा ना? नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो वन अपॉन v2 पे पावर गामा माइनस वन माइनस वन अपॉन v1 पे पावर गामा माइनस, हो गया। बोलिए, एक तो हो गया। अब ये माइनस कैसे खत्म करें? देखो ये पूरे को a मान लो, ये पूरी a माइनस बी को b माइनस ए लिख दो, लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या होगा? k अपॉन गामा माइनस वन। अब देखना एक माइनस कैसे बाहर आया, पहले v1 का लिख दिया है और फिर v2 को लिख दिया, कोई दिक्कत? क्लियर है? ये हो गया, हाँ जी बोलो, हो गया। माइनस एक और आया, माइनस माइनस प्लस। अब क्या करना है? एक चीज और हटानी है, k, क्योंकि k हमने माना था। तो k कैसे हटाएंगे? पहले k का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? k का अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या k अपॉन v1 पे पार गामा माइनस वन, k अपॉन v2 पे पार गामा माइनस, ये हो गया। बेटा k क्या था? p, देखो जैसे pv इक्वल्स टू कांस्टेंट होता था आइसोथर्मल में, pv इक्वल्स टू कांस्टेंट, बेटा अब देखो ये हो गया। अब जैसे pv इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2 इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दो, या इक्वल्स टू p2 p3 v3 इक्वल्स टू कांस्टेंट लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो इसके लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं, हाँ ये जो आया, अब देखना हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? p1 v1 पे पार गामा, p2 v2 पे पार गामा इक्वल्स टू k, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है। तो अब k की जगह p1 v1 भी लिख सकते हैं, k की जगह p2 v2 भी लिख सकते हैं। तो यहां v1 आ रहा है, सुनो यहां अगर v1 आ रहा है तो कौन सी वैल्यू रखोगे k की? p1 v1 पे पार गामा, और यहां k की क्या रखोगे? v2 आ रहा, तो ठीक है ये करेंगे। तो देखिए अगले पेज पे कर रहे हैं हम। तो वर्क डन हमारा जो आया वो वैल्यू हम रखने वाले हैं। अब यहां क्या बचा है? वन अपॉन गामा माइनस वन, पहले k की जगह क्या रखेंगे? p1 v1 पे पार गामा माइनस, नहीं गामा माइनस वन नहीं है, सॉरी,
P1 V1 गामा, ये है ना, डिवाइडेड बाई क्या है, V1 पे पार क्या है, गामा -1। ऐसे ही के दूसरी वैल्यू रख दो, P2 V2 पे पार गामा डिवाइडेड बाई V2 गामा -1। ठीक है, क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं। और ये ऊपर लाओ, बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो गामा -1 तो माइनस गामा +1 हो जाएगा कि नहीं, तो क्या आएगा, गामा माइनस गामा +1। और यहां क्या करोगे, ऐसे यहां होगा P2 गामा माइनस गामा +1। निपट गए, निपट गए। क्या बचा, तुम नहीं निपट गए बेटा, गामा निपट गए। तुम्हें नहीं निपटना इतनी जल्दी, यही तुम्हें बहुत जीना है। ये आ गया बेटा, ये आ गया आपका वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। लेकिन अब यहां तो टेम्परेचर के टर्म्स में भी तो निकाल सकते हैं। ये जो रिजल्ट आया वो सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम में, यहां तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, तो या ये भी रिजल्ट है। देखो अब टेम्परेचर के टर्म्स में, अब आइडियल गैस, देखो आइडियल गैस तो कभी भी लगा सकते हैं। एडियाबैटिक के लिए एडियाबैटिक इक्वेशन भी लगाएंगे बस, आइसोथर्मल के लिए आइसोथर्मल लगाएंगे, आइसोथर्मल सॉरी वो आइडियल गैस तो हर गैस आइडियल, तुम भी आइडियल, हम भी आइडियल, कहो सब आइडियल, हाँ सोनाक्षी भी आइडियल। हाँ, तो दिस इज द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। क्या करेंगे, हमें पता है, देखो जब प्रेशर P1 V और वॉल्यूम V1 था तो टेम्परेचर T1 रहा होगा। जब प्रेशर P2 हो गया, गैस की वॉल्यूम V2 हो गया, तो टेम्परेचर T2 रहा होगा, क्योंकि एडियाबैटिक में टेम्परेचर भी चेंज होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना चेंज होंगे, ना आर चेंज होगा। तो जब प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, नंबर ऑफ मोल्स N और R थे, टेम्परेचर T1 था, हाँ या ना। लेट दिस इक्वेशन भी कितनी हो गई थी, अभी इक्वेशन नंबर कितनी हो गई थी, मानी नहीं हमने कही, 1 2 था बस, 1 2 जो 3 जो 4 है। फिर जब प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, हाँ या ना। इक्वेशन पाइप, तो मैं P1 V1 माइनस P2 V2 चाहिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, P1 V1 माइनस P2 V2, NR कॉमन आ जाएगा, इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे T1 माइनस T2। इक्वेशन नंबर 6 को कहां लग दो, 3 में लग दोगे, लग दो, कहा है जो आए बेटा, जो इसकी जगह क्या आ जाएगा, NR T1 माइनस T। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। स्टार लगाओ, रिजल्ट है, इक्वेशन नंबर 7 नंबर दे दो, ये आ गया। दिस इज वर्क डन इन कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर है। अब सुनो आगे, हाँ प्रोसेस और भी हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी कर लेते हैं। तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबैटिक, बहुत हमें इलॉबरेट वे में देखने थे। अब आते हैं आइसोबैरिक, पहले आइसोकोरिक देख लेते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या, एक ऐसा प्रोसेस, कोरिक मतलब कोर मतलब वॉल्यूम, एक ऐसा प्रोसेस, आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट प्रोसेस में कुछ भी चेंज करते रहो, द वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन P डेल भी होता है, अगर वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा। मतलब आपको एक चीज याद रखनी है कि कभी भी आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो उसमें वर्क डन 0 होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ लगाओ, आंसर पाओ, वर्क डन 0, पूरी जितनी भी हीट प्रोवाइड करोगे कहां जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में। स्वाभाविक है, जब पिस्टन मूव नहीं करेगा 100 जूल दी पूरा टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं जाएगी, क्या दिक्कत है। क्लियर है। अगला प्रोसेस कौन सा आएगा, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में तो कुछ भी 0 नहीं होता है। देखो मैं ऐसे याद रखता था, बैरिक बार से बना है, बार मतलब वो वाला बार नहीं, ऐसा ही प्रेशर का एक यूनिट होता है बार। तो अब आप समझ गए, इफ द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस कुछ 0 नहीं होगा, सब होगा कि नहीं होगा, सॉरी डेल यू, क्यू कुछ भी कह दो, क्यू है, वर्क डन क्या है, P डेल भी है,
इंटरनल एनर्जी डेल यू है, ये है, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, दिस इज पी डेल वी प्लस डेल यू, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। कोई जीरो नहीं है, बहुत जगह प्रेशर कांस्टेंट पे भी काम होता है, लेकिन हमारे बस इतना ही काम का है। अब इसके बाद आता है मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट की। आपको जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए बात करेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले मोलर स्पेसिफिक हीट का जनरल फॉर्मूला तो पता है, पढ़ा चुका हूं। कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लग रही है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ पर मोल ऑफ सब्सटेंस, यही है ना, टू रेज द टेम्परेचर बाई यूनिट डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मोलर स्पेसिफिक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब मोलर स्पेसिफिक हीट गैसेस की निकाली जाती है, देखो वैसे तो स्पेसिफिक हीट है, चाहे मोलर स्पेसिफिक हीट हो तो कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन गैसेस में बड़ा जुल्म है, जुल्म समझते हो, फरेब है, कि कह रहे हैं कांस्टेंट है, लेकिन किसी भी गैस की जब हम सी निकालने गए, इट कुड वेरी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जुल्म हुआ ना, कि कह रहे हैं कांस्टेंट है और फिर वैल्यू 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इफ यू विल सी द मोलर स्पेसिफिक फॉर गैसेस, इट वेरीज फ्रॉम, कहां से कहां तक हो सकती है वैल्यू, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। क्यों, मैं प्रूव कर देता हूं। देखो, अगर आप, मैं ये प्रूव कर रहा हूं, 0 कब होगी, इंफिनिटी कब होगी। आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे काम करिए, गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम रखिए और प्रोसेस कराइए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे करिए, ये फॉर्मूले लगाओगे, नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हो रहा है, Q 0 है, ठीक है। तो Q अगर 0 होगी तो बताओ मोलर स्पेसिफिक हीट क्या आएगी, 0 अपॉन समथिंग, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सब हो रहा है, हीट एक्सचेंज, तो C क्या आ गया, 0 आ गया गैस का। अब वही सेम गैस को एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू किया, अब वही सेम गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस से किया, मतलब पहले क्या कर रहे हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हैं गैस पे, कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं, एडियाबैटिक। अब कौन सा कर रहे हैं, आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट निकाली सेम गैस की, Q बाई 0 समथिंग अपॉन 0, बताओ सेम गैस है, बस प्रोसेस बदला, वही वैल्यू जो 0 थी वो इन्फिनिटी हो गया, मीन्स द वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकती है। जब कुछ भी हो सकती है, जब कुछ भी हो सकती है, तो फिर दो वैल्यूज निकाली गई, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसलिए दो वैल्यूज की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज Cp एंड Cp। डेफिनेशन वही होगी, बस दिस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। डेफिनेशन कैसे आएगी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मोल एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस दो शब्द और जोड़ने हैं, समझ गए ना। कांस्टेंट 1 डिग्री सेल्सियस कहा तो सुन नहीं पाए तुम, गोट बना रहे थे ना, खाना बना रहे थे ना, भूल गए। कांस्टेंट सेक्टर 15 में कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन अब बेटा सेम गैस की Cp निकाल रहे हैं, सेम गैस की Cv, तो क्या बराबर है दोनों, नहीं। फिर हमने ये देखा कि उसी गैस की जब Cp निकालते हैं वो बड़ी होती है Cv से, इसका जवाब बाद में दूंगा, है मेरे पास इसका जवाब भी। फिर ये था भैया कितनी बड़ी होती है, तो एक साइंटिस्ट थे मेयर्स, उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली, उन्होंने कहा जो Cp है वो Cv से कितनी बड़ी होती है, R टाइम्स, R मैंने बताया था 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस रिलेशन इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन, और इसको हम क्या करेंगे, अभी देखो 5 मिनट लगेंगे और प्रूव कर देंगे। एक गैस होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पहले करेंगे एक्सपेंशन, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, Cp Cv निकालेंगे, प्रूव कर देंगे, ठीक है। सो नाउ
What is our next motive? The next motive is to prove Cp minus Cv इक्वल्स टू R. ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू प्रूव किसका? Cp Cv इक्वल्स टू R. ठीक है, हम प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूव कर देते हैं. एक गैस है, उस गैस का 1 मोल ले लिया, आइडियल गैस है. कितने मोल ले लिए? ठीक है, पहले एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को, ठीक है, एट कांस्टेंट. पहले कांस्टेंट किस पे करें? पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर लेते हैं पहले. ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, नहीं एक्सपेंड करो, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी, हीट इज प्रोवाइडेड. गैस को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम चेंज नहीं होने देंगे. कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो छोटा सा वॉल्यूम मान लें, तो छोटा सा वर्क डन dW क्या होगा? PdV 0, तो वर्क डन नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट लॉ लगाएं, जो अमाउंट ऑफ हीट दी वो वर्क डन, थोड़ी सी हीट दी, थोड़ा सा वर्क डन गया और थोड़ी सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी. वर्क डन इस प्रोसेस में 0 है, तो जितनी भी आप हीट दे रहे हो पूरी किस में जा रही है बेटा? इंटरनल एनर्जी में. अब हीट कैसे निकालोगे? तो अब ये लिख लो, हीटेड टू टेम्परेचर टू चेंज इन टेम्परेचर. मान लो हीट करने से जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ वो dt हुआ. कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ बेटा? dt, थोड़ा सा चेंज इन टेम्परेचर. याद करो Q का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन कौन सी हीट आएगी? अब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट कौन सा आएगा? जो कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Cv आएगा इनटू डेल टी आता. लेकिन जब थोड़ी सी हीट है तो थोड़ा सा टेम्परेचर dt आएगा. अब समझ गए? बस ये अंतर होगा कि नहीं. और नंबर ऑफ मोल्स तो हमने पहले ही कह दिया 1 है हमारे, हाँ या ना? तो n 1 हो गया. तो आपकी dq की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? बोलिए, Cv dt. तो यहां जब अगर ये वैल्यू रख दोगे तो du जो तुम्हारा है वो Cv dt आ जाएगा. इक्वेशन नंबर बोलिए 2, इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अब सुनो, सेम गैस को कैसे किया? कांस्टेंट वॉल्यूम पे. नाउ द गैस इज हीटेड, कांस्टेंट प्रेशर पे. किस पे हीट किया? कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया. जब इसी गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करोगे तो बताओ क्या होने वाला है? हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे तो अब कुछ 0 नहीं होगा, कोई चीज 0 नहीं होगी ना. dq भी होगा, लेकिन अब जो अमाउंट ऑफ हीट है वो अलग होगी, क्योंकि अब वर्क डन में भी जाएगी. समझ गए ना? तो dq डैश मान लीजिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुई, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर सेम कर रहे हैं. गैस का चेंज इन टेम्परेचर क्या है? सेम. चेंज इन टेम्परेचर सेम है, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर से तो इंटरनल एनर्जी डिसाइड होगी. समझ गया ना? चेंज इन टेम्परेचर सेम रखना है. मतलब पहले अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया था तो फिर से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब dq डैश दो चीजों में जा रही है, वर्क डन में भी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में. लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. तो du सेम रहेगा, समझ गए? लेकिन dq, अब देखो आप खुद समझ सकते हो कांस्टेंट प्रेशर पे Cp क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहां पर जो हीट है वो दो चीजों में जाती है सेम चेंज इन टेम्परेचर के लिए, और यहां पर जो dq है वो सिर्फ इंटरनल में जाती है, तो वो ज्यादा बड़ी वैल्यू है, इसलिए Cp बड़ा होता है, Cp बड़ा होता है. ठीक है, अब सुनो, चलो वैल्यू निकालते हैं. तो du की वैल्यू तो वही रख सकते हैं जो वहां निकाली थी. अच्छा, यहाँ dq क्या होगा? dq डैश अब क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए, Cp आएगा, चेंज इन टेम्परेचर सेम है. 2 मिनट. dw
से बेखा पड़क पछी आस पड़का पाका no I will not give you this form. अब देखो ये आ गया और du की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं? तो व्हाट वी विल राइट इन प्लेस ऑफ du cvdt. हाँ बच्चों, तो यहां क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स तो 1 हो गए, तो ये आया cp डिक्टे. dw को क्या लिख सकते हैं? pdv और cvdt. बेटा हमें ये हटाना है क्योंकि हमें cp माइनस cv चाहिए, तो pdv की जगह dt आ जाए, dt कैंसिल हो जाएगा और खेल हो जाएगा. सुनो क्या करेंगे, यहां तक आए सच में? अब सुनो, आइडियल के इक्वेशन लगा सकते हैं, हमें पता है. तुम्हें क्या पता है जो हमें पता है? पीवी क्या होता है? एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, तो पीवी क्या हो गया? आरटी हो गया. डिफरेंशिएट कर देना बेटा इस इक्वेशन को. डिफरेंशिएट इक्वेशन 5. क्या होगा? पीडीवी प्रेशर कांस्टेंट है ना, वॉल्यूम चेंज होगा, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा. आया ना? आ गई इक्वेशन नंबर 6. 6 को कहां रख दो? 4 में. पीडीवी की जगह क्या रख दो? आर डी टी रख दिया. dt खत्म. फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? cp माइनस cv इक्वल्स टू आर. वी अप्रूव दिस. ये अच्छे से करना है, करिए.